ब्लैक बॉक्स थिंकिंग एक ऐसी बुक है जो हमें सिखाती है कि फेलियर से कैसे सीखा जाता है। ये बुक बताती है कि जो लोग और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उन्हें एनालाइज करते हैं, वही सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे एविएशन इंडस्ट्री में हर छोटी सी मिस्टेक को ब्लैक बॉक्स के थ्रू स्टडी किया जाता है, ताकि फ्यूचर में वही गलती रिपीट ना हो। ऑथर मैथ्यू सईद समझाते हैं कि सक्सेस का रियल सीक्रेट परफेक्ट होना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उनसे सीखना और खुद को इम्प्रूव करना है। ये बुक स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करके बेटर बनना चाहते हैं। इस बुक की शुरुआत एक बिल्कुल नॉर्मल और हैप्पी फैमिली मॉर्निंग से होती है। इलैन एक 37 साल की हेल्दी वुमेन थी जो अपने हस्बैंड मार्टिन और 2 छोटे बच्चों के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। इलैन को साइनस की प्रॉब्लम थी जो काफ़ी लोगों को होती है। डॉक्टर्स ने कहा कि एक छोटा सा रूटीन ऑपरेशन करने से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स ने उसे एश्योर किया कि रिस्क बहुत कम है और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसलिए इलैन और उसकी फैमिली बिल्कुल रिलैक्स थी। ऑपरेशन के दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हॉस्पिटल अच्छा था, डॉक्टर्स एक्सपीरियंस थे और फैसिलिटीज़ भी ठीक ठाक थीं। लेकिन ऑपरेशन के दौरान जब इलैन को एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, तब एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टर्स को इलैन के एयरवेज कंट्रोल करने में दिक्कत होने लगी। ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होता गया। ये सिचुएशन सीरियस थी और यहाँ पर फास्ट और क्लियर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था। हर डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा था, लेकिन कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया और इलैन की डेथ हो गई। एक सिंपल रूटीन ऑपरेशन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ने इस इंसिडेंट को एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कहकर क्लोज कर दिया। किसी ने ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया कि सिस्टम के अंदर क्या गलत हुआ। रिपोर्ट्स में ज़्यादा फोकस इस बात पर था कि डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये नहीं बताया गया कि फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या सीखा गया। ऑथर मैथ्यू सईद इस इंसिडेंट के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि प्रॉब्लम किसी एक डॉक्टर की नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम की थिंकिंग ही गलत थी। हेल्थ केयर फील्ड में अक्सर गलतियों को छुपा दिया जाता है क्योंकि लोग ब्लेम और लीगल एक्शन से डरते हैं, और जब गलती एक्सेप्ट ही नहीं की जाती तो उससे सीखने का चांस भी खत्म हो जाता है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में हर इंसिडेंट के बाद ब्लैक बॉक्स डेटा को डिटेल में एनालाइज किया जाता है। वहाँ ब्लेम करने के बजाय ये देखा जाता है कि सिस्टम में क्या बेटर बनाया जाए जिसकी वजह से फ्लाइंग इतनी सेफ हो पाती है। फेलियर को छुपाना सबसे बड़ी गलती है। जब हम गलतियों को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हैं, तभी रियल इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है। बुक में आगे ऑथर मैथ्यू सईद एक रियल प्लेन एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं, जो दिखाता है कि गलती अक्सर स्किल्स की कमी से नहीं, बल्कि गलत फोकस और कम्युनिकेशन फेलियर से होती है। ये इंसिडेंट यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 173 का है, जो दिसंबर 1978 में न्यूयॉर्क से पोर्टलैंड जा रही थी। प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। कैप्टन एक एक्सपीरियंस पायलट थे, उनके साथ को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर भी थे। लैंडिंग के टाइम एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम नोटिस हुई। लैंडिंग गियर का इंडिकेटर लाइट ने सिग्नल दिया कि शायद व्हील्स ठीक से नीचे नहीं आए। ये एक वार्निंग थी, लेकिन प्लेन एक्चुअल में सेफ था। कैप्टन मिस्टर ब्रूम का पूरा ध्यान इस एक प्रॉब्लम पर चला गया। उन्होंने सोचा कि लैंडिंग गियर का इशू सबसे बड़ा रिस्क है। इस वजह से उन्होंने प्लेन को पोर्टलैंड एयरपोर्ट के ऊपर सर्कुलर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, ताकि प्रॉब्लम को समझ सकें। लेकिन इस प्रोसेस में फ्यूल लगातार ख़त्म होता जा रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कॉकपिट में टीम कम्युनिकेशन वीक हो गया। फ्लाइट इंजीनियर्स बार बार हिंट दे रहे थे कि फ्यूल डेंजरसली लो हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली और स्ट्रांगली नहीं बोल पा रहे थे। कैप्टन अथॉरिटी में थे और बाकी लोग उनके डिसीजन को क्वेश्चन करने से हेजिटेट कर रहे थे। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इश्यू सामने आता है, अथॉरिटी प्रेशर। जब एक सीनियर पर्सन किसी चीज़ पर फोकस करता है तो जूनियर उससे कॉन्ट्रडिक्ट करने से डरते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी सीरियस क्यों ना हो। इस वजह से किसी ने क्लियरली नहीं कहा कि कैप्टन फ्यूल ख़त्म हो रहा है, अभी लैंडिंग करना ज़रूरी है। फ्यूल ख़त्म हो गया, इंजन्स बंद हो गए और प्लेन क्रैश हो गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ कि लैंडिंग गियर बिल्कुल ठीक था, सिर्फ इंडिकेटर लाइट फॉल्टी थी। जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी लग रही थी वो एक्चुअल में थी ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने इस इंसिडेंट को काफ़ी सीरियसली लिया। इस केस के बाद एविएशन में क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट CRM डेवलप किया गया, जिसमें सिखाया जाता है कि टीम मेंबर्स को ओपनली बोलना चाहिए। हायरार्की के बावजूद सेफ्टी सबसे पहले आती है और जूनियर्स भी सीनियर्स को करेक्ट कर सकते हैं। फेलियर हमें हमेशा कुछ सिखाता है अगर हम उसे ऑनेस्टली एनालाइज करें तो। ब्लैक बॉक्स थिंकिंग बुक का एक और लेसन जिसकी शुरुआत हॉली की ट्रेजिक केस से होती है। हॉली एक 11 साल की बच्ची थी जो बेबी सिटिंग के लिए गई और वहाँ उसका ब्रूटली मर्डर हो गया।
क्राइम इतना शॉकिंग था कि पूरी कम्युनिटी गुस्से और डर में आ गई। पुलिस पर तुरंत किसी को पकड़ने का प्रेशर था। ऐसे केस में जब इमोशंस हाई होते हैं तब सच ढूंढने के बजाय किसी को ब्लेम कर देना ज़्यादा आसान लगता है। इसी प्रेशर में पुलिस ने एक यॉन नाम के लड़के को सस्पेक्ट बना दिया। यॉन के केस में देखा गया कि कैसे फॉल्स कन्फेशन लिया जा सकता है। उसे लंबी इंटेरोगेशन, मेंटल प्रेशर, थकान और कन्फ्यूजन के थ्रू ऐसा कन्फेशन साइन करवाया गया जो असल में सच नहीं था। कन्फेशन क्राइम के फैक्ट से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने उसे सच मान लिया। एक्चुअली जब एक थ्योरी बना ली जाती है तो सिस्टम बाकी सब चीज़ों को उसी थ्योरी के हिसाब से फिट करने लगता है। बाद में एविडेंस सामने आए जिससे पता चला कि यॉन ने क्राइम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम ने फौरन गलती एक्सेप्ट नहीं की। केस रीओपन होने में सालों लग गए। नए और स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बावजूद लोग अपनी पुरानी गलती मानने से डरते हैं क्योंकि इससे उनकी रेपुटेशन, कैरियर और सेल्फ इमेज को थ्रेट होता है। असल में जो एविडेंस हमारे बिलीफ के अगेंस्ट हो तो हम उस एविडेंस को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन अपने बिलीफ को चेंज नहीं करते। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जस्टिस सिस्टम में ये और भी डेंजरस हो जाता है क्योंकि यहाँ एक गलती किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। लॉ और जस्टिस सिस्टम में गलती को मानना वीकनेस समझा जाता है। इसी वजह से एरर छुपाए जाते हैं और सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता। जब हमसे कोई बड़ी गलती हो जाती है तो हम सच एक्सेप्ट करने के बजाय अपनी सोच को तोड़ मोड़ कर उस गलती को जस्टिफाई करने लगते हैं। ऑथर इस प्रोसेस को इंटेलेक्चुअल कंटोर्शन कहते हैं, मतलब दिमाग का ऐसा जिम्नास्टिक करना जिसमें गलत चीज़ सही लगने लगे। और ये जो हमारा सेल्फ जस्टिफिकेशन होता है, ये लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब हम फेलियर के लिए एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं कि सर्कमस्टेंसेस गलत थे, लक खराब था, मेरे पास बेटर ऑप्शंस नहीं थे, तब हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका नहीं देते। ऑथर ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग कभी कभी और भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कंटोर्शन करते हैं क्योंकि उनके पास बेटर लैंग्वेज, लॉजिक और डेटा होता है। वो अपनी गलती को और सोफिस्टिकेटेड तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब इंटेलिजेंस हमेशा लर्निंग की गारंटी नहीं होती। अगर माइंडसेट गलत हो तो इंटेलिजेंस सिर्फ सेल्फ डिफेंस का टूल बन जाती है। फेलियर तब डिस्ट्रक्टिव बनता है जब हम उसे एक्सप्लेन करने में एनर्जी लगा देते हैं, ना कि उसे समझने में। जैसे लोग अक्सर स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट में लॉस वाले शेयर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनका डिसीजन गलत था। वो कहते हैं अभी मार्केट वापस ऊपर जाएगा, अभी सेल करना बेकार है। इससे उन्हें और बड़े लॉसेस हो जाते हैं। अब बात होती है नोजल पैराडॉक्स की, जिसमें यूनिलीवर की वॉशिंग पाउडर फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया गया। वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए एक नोजल यूज होता है जिसमें हाई प्रेशर से लिक्विड निकाला जाता है पाउडर बनाने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि नोजल बार बार ब्लॉक हो रहा था, पाउडर अनइवन हो जाता था और प्रोडक्शन स्लो हो रही थी। ये एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी। कंपनी ने सोचा कि इसको बेस्ट साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन सॉल्व करेंगे। यूनिलीवर ने अपने टॉप एक्सपर्ट्स को बुलाया जो फ्लूइड डायनामिक्स और मैथ्स के मास्टर्स थे। उन्होंने प्रॉब्लम को थ्योरी से समझने की कोशिश की और परफेक्ट डिज़ाइन बनाना चाहा, लेकिन सरप्राइज ये था कि जितना ज़्यादा थ्योरी और कैलकुलेशंस यूज़ हुई उतना ही सॉल्यूशन दूर होता गया। फिर यूनिलीवर ने अप्रोच चेंज की। उन्होंने एक सिंपल तरीका सोचा कि एक्सपेरिमेंट करें। उन्होंने बहुत से नोजल डिज़ाइंस बनाए, कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ टेढ़े मेढ़े, और सबको टेस्ट किया। हर टेस्ट के बाद जो डिज़ाइन फेल हुआ उसे रिजेक्ट किया और जो थोड़ा बेटर था उसे इम्प्रूव किया। ये प्रोसेस स्लो था, लेकिन टाइम के साथ एक बहुत ही इफेक्टिव नोजल सामने आया जो पहले से काफ़ी बेटर था। यहाँ से नोजल पैराडॉक्स का मेन लेसन निकल के आता है कि हमें हमेशा पहले पूरी जानकारी की ज़रूरत नहीं होती। हम बिना पूरी तरह समझे भी आगे बढ़ सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि हम टेस्ट करें, फीडबैक लें और गलतियों से सीखें। मतलब प्रैक्टिस पहले, थ्योरी बाद में। जैसे नेचर में बहुत सी चीज़ें परफेक्ट प्लानिंग से नहीं बनी। इवोल्यूशन ट्रायल एंड एरर से काम करता है। जो चीज़ें काम करती हैं वो सरवाइव करती हैं, जो नहीं करती वो ख़त्म हो जाती हैं। नेचर को ये नहीं पता होता कि फाइनल डिज़ाइन क्या होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट अमेजिंग होता है। अब बात एक फेमस क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम स्केर्ड स्टेट के बारे में है। इस प्रोग्राम का आइडिया सिंपल लगता था। जो बच्चे छोटे मोटे क्राइम कर रहे थे उन्हें जेल ले जाओ, उन्हें डेंजरस क्रिमिनल से मिलवाओ, उन्हें डराओ ताकि वो फ्यूचर में क्राइम ना करें। सोचा ये गया था कि अगर बच्चों को प्रिजन की असली रियलिटी दिखा दी जाए तो वो सही हो जाएंगे। ये आइडिया पावरफुल लगा, इसलिए लोगों ने इसे फौरन एक्सेप्ट किया। कुछ टीनेजर्स को न्यू जर्सी के रावे स्टेट प्रिजन ले जाया गया। बच्चे वहाँ का माहौल देखकर डर गए, रो पड़े। पेरेंट्स और ऑब्जर्वर को लगा ये तो काम कर गया। उस वक्त ऑलमोस्ट सब कन्विंस हो गए थे कि ये प्रोग्राम इफेक्टिव है।
मीडिया ने तो इस प्रोग्राम की सक्सेस स्टोरीज भी बनानी शुरू कर दी, लेकिन यहाँ से ब्लैक बॉक्स थिंकिंग शुरू होती है। एक्चुअल में जब रिसर्च की गई तो देखा गया स्केर्ड स्टेट प्रोग्राम लेने वाले बच्चे ज़्यादा क्राइम कर रहे थे एज कम्पेयर टू वो बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था। इसका रीज़न क्या था? ऑथर बताते हैं कि जब बच्चों को जेल का माहौल दिखाया गया तो एक्चुअल में उनको लगा कि ये एंड रिजल्ट है किसी क्राइम को करने का, और उनका डर खत्म हो गया पुलिस अरेस्ट को लेकर। स्केर्ड स्टेट प्रोग्राम इमोशनल और पावरफुल होने के बाद भी फेल हो गया। इस प्रोग्राम में एक ऑब्जर्वेशनल डेटा था जो ऑब्जर्व करके लिया गया, एक साइंटिफिक टेस्टिंग थी जिसमें ये टेस्ट किया गया कि आगे क्या हुआ, और एक काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग थी कि मतलब हम ये भी देखना होता है कि अगर प्रोग्राम दिया ही नहीं जाता तो क्या होता। इस सब से जो डेटा निकला उससे सीखा गया और फेलियर एक्सेप्ट किया गया। इस बुक के न्यू लेसन की शुरुआत ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई के एग्जाम्पल से होती है। उनके कोच डेव ने ये अप्रोच यूज़ करी कि उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस नहीं किया बल्कि हर छोटी चीज़ पर ध्यान दिया, जैसे कि साइकिलिस्ट की नींद, खाना, बाइक का डिज़ाइन, कपड़ों का फैब्रिक, हाइजीन, इवन मसाज जेल, हर जगह थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया। रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटेन ने ओलंपिक्स में हिस्टोरिक सक्सेस हासिल की। इस लेसन से छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स की पावर देखी गई। अगर हम किसी भी काम के हर छोटे छोटे हिस्से में सिर्फ 1% भी सुधार करें तो जब सारे इम्प्रूवमेंट्स मिला दिए जाएं तो एक बहुत बड़ा चेंज सामने आता है। एक और एग्जाम्पल मर्सिडीज F1 का है, जिसमें F1 ने सेंसर और डेटा का यूज़ करके पिट स्टॉप, इंजन और प्रोसेसेस के छोटे छोटे स्टेप्स में इम्प्रूव किया। गूगल ने वेबसाइट और कलर जैसे छोटे चेंज को भी A/B टेस्टिंग से टेस्ट किया। हर टेस्ट से थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया जो मिलकर करोड़ का इम्पैक्ट बन गया। अगर डेली लाइफ रूटीन में भी ऐसे छोटे छोटे चेंजेस किए जाएं तो लॉन्ग टर्म में मैसिव चेंज पॉसिबल है। ब्लैक बॉक्स थिंकिंग का नया लेसन ब्लेम कल्चर के बारे में है। 1973 में लिबियान अरब एयरलाइन फ्लाइट 114 नाम का एक पैसेंजर विमान रास्ता भटक गया। खराब मौसम, रेत का तूफान और नेविगेशन की दिक्कत की वजह से पायलट को सही डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं हुआ। विमान गलती से इजराइल के इलाकों में चला गया। उस समय वहाँ युद्ध का माहौल था। इजरायली सेना को लगा कि विमान जानबूझकर भेजा गया है और उन्होंने विमान को मार गिराया। इस हादसे के बाद बहुत सवाल उठे कि गलती किसकी थी। कुछ लोगों ने कहा कि पायलट की, कुछ ने कहा एयरलाइंस की, और कुछ ने इजरायली सेना को जिम्मेदार माना। यहीं से ब्लैक बॉक्स थिंकिंग का मतलब समझ आता है। जैसे हवाई जहाज में हादसे के बाद उसके ब्लैक बॉक्स निकाला जाता है, उस बॉक्स में ये नहीं देखा जाता कि पायलट अच्छा इंसान था या बुरा, उसमें देखा जाता है कि असल में हुआ क्या था, मौसम कैसा था, दबाव कितना था, सिस्टम में कहाँ कमी थी, किस जगह कम्युनिकेशन फेल हुआ। इसका मकसद किसी को सज़ा देना नहीं बल्कि अगली बार यही गलती दोबारा ना हो इसको मेक श्योर करना होता है। लेकिन हमारी आदत होती है कि किसी को जल्दी से दोषी ठहरा दो। इसे ब्लेम कल्चर कहते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि वही गलती फिर से होती है क्योंकि उस गलती से कुछ सीखा ही नहीं गया था। बड़ी गलती किसी एक वजह से नहीं होती बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों के जुड़ने से होती है, लेकिन हम अक्सर सिर्फ एक इंसान को पकड़ लेते हैं क्योंकि ये हमें आसान लगता है। इस बुक के हर लेसन में दो तरह के माइंडसेट की बात हुई है। एक ग्रोथ माइंडसेट जिसका मानना ये है कि स्किल और इंटेलिजेंस मेहनत से बढ़ सकते हैं। ऐसे लोग गलती को फेलियर नहीं मानते बल्कि लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, इसलिए वे गलती से डरते नहीं। इसके उल्टा फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि टैलेंटेड होना गॉड गिफ्टेड है और ये जन्म से तय है। इसमें न्यूरोसाइंस का भी जिक्र है। जब इंसान गलती करता है तो उसके दिमाग में ऐसे सिग्नल्स आते हैं जो बताते हैं कि गलती हुई है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के दिमाग में दूसरा सिग्नल ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है जो कहता है कि अब सीखने का मौका है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग इस दूसरे सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ डर और शर्म पर फोकस करते हैं। डेविड बैकहम फ्री किक लेने में दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक थे, लेकिन वे पहले से परफेक्ट नहीं थे। उन्होंने बचपन से लेकर प्रोफेशनल कैरियर तक हजारों फ्री किक्स मिस किए। फर्क सिर्फ ये था कि जब वो बॉल मिस करते थे तो खुद को ब्लेम नहीं करते थे और ना हार मानते थे। वे हर गलती के बाद सोचते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये गलती सुधारी जा सके। इसमें बच्चों का भी एग्जाम्पल दिया है। जिन बच्चों को कम मार्क्स आने पर डांटा जाता है वो ऑटोमेटिकली फेलियर को शर्म की तरह लेते हैं और वो सोच भी नहीं पाते कि फेलियर से भी कुछ सीखा जा सकता है, और इस तरह फेलियर की पूरी डेफिनेशन बदल जाती है। इस चैप्टर के एंड में ऑथर ये बताते हैं कि पहले के ज़माने में लोग ये मानते थे कि ज्ञान बड़े लोग और धर्म से मिलता है, सच पहले से फिक्स्ड होता है, जो भी सच पर सवाल करेगा उसे गलत माना जाता था। लोग ये सोचते थे कि अगर उन्होंने गलती मान ली तो उनकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से लोग गलती छुपाते थे और नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। फिर ग्रीक फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने आवाज़ उठाई कि सवाल पूछना गलत नहीं है, अगर कोई आइडिया गलत प्रूव होता है तो उसे बदल देना चाहिए। साइंस हमेशा ट्रायल एंड एरर पर काम करती है।
पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रिजल्ट देखा जाता है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी और एविएशन जैसे फील्ड इतने एडवांस हो पाए। इस बुक के एंड में ऑथर एक रियल स्टोरी बताते हैं जिसमें हेल्थ केयर की एक गलती की वजह से एक लेडी की डेथ हो जाती है। उसके 2 बच्चे होते हैं। उसकी डेथ के बाद उसका हस्बैंड बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन वो सिर्फ दुख में रहने के बजाय एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है। वो सोचता है कि अगर मेरी वाइफ वापस नहीं आ सकती तो कम से कम मैं कुछ ऐसा काम करूं कि किसी और की फैमिली को ये पेन ना झेलना पड़े, और वो हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के काम में लग जाता है।